तो ये फर्टिलाइज़र हमने लिए हैं। ये काउडन है, ये देखिए इतनी मात्रा में मैंने काउडन लिया है और इतनी ये ली है वर्मी कंपोस्ट और प्लस ये बोन मील है और ये नीम की कली है और ये है साथियों लकड़ी की डस्ट। ये लकड़ी की डस्ट भी हम इसमें मिलाएंगे क्योंकि ये लकड़ी की डस्ट बहुत काम की चीज़ है और इससे एक तो ये एंटी फंगल होती है, इसके अंदर फंगस नहीं लगती है क्योंकि कोई भी जली हुई चीज़ में कभी कीड़ा नहीं पड़ता है। जो बोन मील हम डाल रहे हैं तो बोन मील की वजह से इसके अंदर काफ़ी कीड़े पैदा हो सकते हैं फंगस के भी और प्लस चींटी लग जाती हैं। तो चींटी का और फंगस लगने का इलाज क्या है कि उसके बराबर से हम जब भी आपने देखा हो कि हर आदमी बोन मील और नीम खली साथ में ज़रूर डालता है। तो नीम खली इसीलिए डाली जाती है क्योंकि बोन मील के अंदर कीड़ा पड़ जाता है या चींटी लग जाती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम साथ में नीम की खली मिलाते हैं कि तो चींटी पैदा होती है ना ही कोई कीड़ा पैदा होता है। तो इस वजह से ये भी एंटी फंगल होती है और प्लस फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अडेनियम एक गर्म इलाके का पौधा है और जब तक इसके मतलब का टेम्परेचर इसको नहीं मिलता है तब तक ये अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। और अडेनियम प्लांट जो है इसको लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। 35 डिग्री टेम्परेचर में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी 35 डिग्री में बहुत अच्छी तादाद में ये प्लांट करता है। इसमें बेशुमार किस्म की वैरायटियाँ आ रही हैं और एक से एक बेहतरीन किस्म का फूल आ रहा है और इस पर रात दिन काम थाईलैंड वगैरह में होता रहता है कि अडेनियम के अंदर इतने कलर पैदा कर दिए हैं कि कम से कम 500-700 कलर इसके अंदर मौजूद हैं और वैरायटियाँ भी इतनी होंगी लगभग हर वैरायटी। यानी हमें तो इसके नाम नहीं पता है क्यों ओवेसम के अंदर भी काफ़ी वैरायटियाँ हैं और काफ़ी नाम होते हैं और ओवेसम में सबसे ज़्यादा अच्छे फूल आते हैं। जो ओवेसम प्लांट हैं इनके अंदर जो काम हो रहा है रोज़ी वैरायटी में बहुत ही अच्छे कलर दिए रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े बड़े साइज़ के फूल खिल रहे हैं और कुछ वैरायटियों में बहुत अधिक फूल आता है। यानी इस तरीके के प्लांट बनाए जा रहे हैं कि जिसमें फूल बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आगे चल के अच्छी वैरायटी के अडेनियम जब आएंगे तो हम भी देखेंगे नर्सरियों में जब आना शुरू होंगे। वैसे तो हमारे पास काफ़ी कलर है लेकिन वो ऑर्डिनरी कलर जो आम नर्सरियों में मिलते हैं बस वही हैं। जो नई वैरायटी यानी पिछली साल तैयार हुई है या इस साल तैयार होगी, ये सब वैरायटियाँ जो हैं वो धीरे धीरे इंडिया में पहुँचेंगी और उसके हिसाब से फिर नर्सरियों तक पहुँचेंगी। तो हमारे यहाँ 3 किस्म के मौसम होते हैं और 3 मौसमों से इस अडेनियम प्लांट को यहाँ इंडिया में गुजरना पड़ता है, जिससे ये अडेनियम काफ़ी तादाद में मरते भी हैं। लेकिन जब लोग अडेनियम रखने लगते हैं, यानी हमने भी जब रखने शुरू किए हैं, तो धीरे धीरे जाके इसका तजुर्बा शुरू होता है और फिर इसके नेचर के हिसाब से हम इनको ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें इन प्लांटों की काफ़ी मालूमात हो जाती है और उस मालूमात के हिसाब से फिर हम इन प्लांटों को ग्रो करने लगते हैं। ख़ास तौर से जब मौसम ठंडा हो तो उस पीरियड में इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं दिया जाता है। रेगिस्तानों में क्योंकि साल में एक मरतबा बारिश होती है वहाँ और एक ही मरतबा ये पानी पूरी साल का अपने कोडेस के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और उसी से ये पूरी साल निकालते हैं, उसमें कोडेस का ही पानी पीते रहते हैं। तो कुछ इलाकों में रेगिस्तानों में होते हैं ये और कुछ इलाकों में पहाड़ों पर भी होते हैं। इंडिया से समुद्री रास्ते से अगर सऊदी अरब की तरफ को जाया जाएगा तो यमन और इंडिया के बीच में एक टापू पड़ता है और उस टापू के ऊपर अडेनियम बेशुमार उगता है कुदरती और इतने पुराने हैं कि कई 100 साल पुराने वहाँ अडेनियम है। बहुत हैवी किस्म के अडेनियम उस टापू के ऊपर उगते हैं और वो ही ज़्यादातर अरेबिकम कहलाते हैं। तो अरब कंट्रियों के अंदर ये रेगिस्तानी इलाकों में तो वहाँ नहीं है। ये यमन के करीब में जो टापू है तो उस टापू का जो कंट्रोल है वो सऊदी अरब के हाथ में है, इसलिए वो भी अरब में ही टापू गिना जाता है। तो वहाँ ये ज़्यादातर पैदा होते हैं और बहुत पुराने बड़े बड़े प्लांट हैं वहाँ। तो वहाँ नेचुरली यूँ जंगली खड़े हुए हैं और बेशुमार ज़्यादातर लोग वहाँ से सीड वगैरह भी लाते हैं। तो वो इंडिया और यमन के बीच में वो पड़ता है वो इलाका जहाँ ये ज़्यादातर पैदा होते हैं। और भी बहुत सी कंट्रियों के अंदर ये हैं, कुछ अफ्रीका के अंदर भी हैं, कुछ अमेरिकन इलाके में भी हैं, ब्राज़ील वगैरह में भी ये काफ़ी पाए जाते हैं, उधर भी ये काफ़ी होते हैं। ये अमेरिका के करीब में पड़ता है शायद ब्राज़ील, तो वहाँ भी ये अडेनियम काफ़ी पैदा होते हैं। तो साथियों आज हम अब बात करते हैं कि जो हमने रिपोर्ट कर दिए हैं अडेनियम, तो उसके अंदर तो हमने सॉइल के अंदर सारा मिक्सचर मिला दिया और कुछ हमने नहीं जो रिपोर्ट किया है प्लांट,
यानी उनके अंदर हम फर्टिलाइज़र कुछ प्लांटों के अंदर तो हम दे चुके हैं और कुछ प्लांटों में हम आज देने वाले हैं। तो हम 2-4 प्लांटों में अब इस तरीके से धीरे धीरे करके देते रहेंगे इस तरीके से, क्योंकि इनको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और रासायनिक फर्टिलाइज़र हम नहीं दे पाएंगे अभी, क्योंकि हमारे प्लांटों के अंदर अभी लीव्स नहीं हैं और रासायनिक फर्टिलाइज़र के लिए पानी चाहिए होता है प्लांट को ज़्यादा, यानी वो बहुत ज़्यादा सॉइल को हीट कर देगा और उससे कोडेक्स के गलने का खतरा हो जाता है। तो जब तक पानी भरपूर ना प्लांट को मिले जब तक रासायनिक खाद नहीं डालनी चाहिए, खासतौर से एडेनियम के अंदर। तो हम इसके अंदर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे तो वो इसको किस तरीके से देंगे वो चलते हैं साथियों, अब आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि इस तरीके से जो आपके प्लांट आप जिनको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनमें इस तरीके से अगर फर्टिलाइज़र आप दे दें तो वही फर्टिलाइज़र जो आप यानी सॉइल के अंदर मिलाते हैं तो वही फर्टिलाइज़र हम ऊपर से भी दे सकते हैं, लेकिन इसका 2-3 इंच का पोट खाली कर लें, उस खाली हुए हिस्से में इस फर्टिलाइज़र को भर दें और फिर ऊपर से हल्की सी सॉइल जो आपने निकाली है पोट से वही दोबारा से भर दें। तो चलते हैं साथियों, हम क्या क्या चीज़ मिलाकर इसका मिक्सचर बनाएंगे और इसको किस तरीके से अपने प्लांट के अंदर देंगे तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र हमने लिए हैं, ये काउडन है, ये देखिए इतनी मात्रा में मैंने काउडन लिया है और इतनी ये ली है वर्मी कंपोज और प्लस ये बोन मील है और ये नीम की कली है और ये है साथियों लकड़ी की डस्ट। ये लकड़ी की डस्ट भी हम इसमें मिलाएंगे क्योंकि ये लकड़ी की डस्ट बहुत काम की चीज़ है और इससे एक तो ये एंटी फंगल होती है, इसके अंदर फंगस नहीं लगती है, क्योंकि कोई भी जली हुई चीज़ में कभी कीड़ा नहीं पड़ता है, हर चीज़ में सड़न पैदा हो जाती है, जितनी भी नमी वाली चीज़ें हैं सब में सड़न पैदा हो जाती है, मट्टी तक में कीड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन राख एक ऐसी चीज़ है, यानी जली हुई राख जो है या लकड़ी हो जली हुई, इसके अंदर कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें सड़ती नहीं है, यानी सड़न कभी राख के अंदर नहीं पैदा होगा, चाहे इसको 1000 साल के लिए आप छोड़ दिए इसके अंदर कभी कीड़ा नहीं पैदा होगा, क्योंकि इसके अलावा सारी की सारी चीज़ें सड़ जाती हैं सिवाय राख के। तो ये एंटी फंगल का काम करेगी। इसके अंदर जो हम मिक्सचर मिलाएंगे, इसके अंदर जो बोन मील हम डाल रहे हैं तो बोन मील की वजह से इसके अंदर काफ़ी कीड़े पैदा हो सकते हैं फंगस के भी, और प्लस चींटी लग जाती हैं। तो चींटी का और फंगस लगने का इलाज क्या है कि उसके बराबर से हम, जब भी आपने देखा हो कि हर आदमी बोन मील और नीम खली साथ में ज़रूर डालता है, तो नीम खली इसीलिए डाली जाती है क्योंकि बोन मील के अंदर कीड़ा पड़ जाता है या चींटी लग जाती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम साथ में नीम की खली मिलाते हैं कि इससे न तो चींटी पैदा होती है ना ही कोई कीड़ा पैदा होता है। तो इस वजह से ये भी एंटी फंगल होती है और प्लस फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, इसलिए नीम की खली हम ज़्यादातर बोन मील के साथ डालते हैं। तो अब ये राख भी हम इसीलिए डाल रहे हैं कि हम इस फर्टिलाइज़र में किसी किस्म का फंगस ना पैदा हो। ये हमने एक वो लिया है टब और इसके अंदर सबसे पहले हम ये काउडन डालेंगे अपना, उसके बाद में ये वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे इसके अंदर। अब 1 टीस्पून भर के ये मैंने बोन मील ली है, ये भी इसमें ऐड करते हैं और इतनी ही मात्रा में ये मैंने नीम की खली ली है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और प्लस जो राख है कोयले की लकड़ी की जो राख है वो भी इसके अंदर हम डाल देते हैं और ऊपर से हम फंगीसाइड भी हल्का सा डालेंगे, क्योंकि फंगीसाइड का डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर काउडन वगैरह जो है और वर्मी कंपोज उसके अंदर कभी किसी किस्म की फंगस नहीं लगेगी। तो हम अपना एहतियात हर तरीके से कर लेंगे इसमें और उस तरीके से ही मैं फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और 4-4 चम्मच हर फी प्लांट के अंदर हम इसको डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए, ये देखिए। और फंगीसाइड जब भी आप डालें तो अगर हाथ से मिला रहे हैं तो उस हाथ को अच्छी तरीके से धो लें, क्योंकि बहुत ही जहरीला होता है ये फंगीसाइड। इस वजह से इसको हमेशा जब भी इसको हाथ से मिलाएं तो आप हाथ को अच्छी तरीके से साबुन से धो लें। ये मैप तैयार हो गया है, अब हम इसको अपने प्लांटों के अंदर हम देते हैं साथियों। अब इस सॉइल को लगभग 2 इंच के करीब इस पोट से निकाल लें बाहर को, इस तरीके से, और इसको 2 इंच के करीब खाली कर लें। और फिर इसके अंदर ये फर्टिलाइज़र जो है वो 4-4 टीस्पून चारों साइड
इस तरीके से डाल दें। पहले मैंने ज़्यादा दे दिया था तो एक पॉट के अंदर, बल्कि 2 गमलों में दे दिया था, वो दोनों गमलों के लीफ जो थे वो पीले पड़ गए थे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा कम दे रहा हूँ। 4 टीस्पून चारों साइड डाल दिया है और इसको इस तरीके से बराबर कर देंगे तो ये चारों साइड बराबर हो जाएगा एकुरेट। और फिर इसकी हल्की सी गुड़ाई भी कर देंगे ताकि सॉइल के अंदर मिल जाए। ये जो प्योर होता है तो फिर वो एकदम से जलाने का काम भी कर सकता है। और फिर ये सॉइल जो निकाली है मैंने इसके अंदर से, यही इसके ऊपर हल्की हल्की डाल के इसको ढक देंगे इस तरीके से। इसको चारों साइड डाल के इसको इस तरीके से ढक देंगे। ये ढक दिया है मैंने और इसके अंदर ये फंगिसाइड का पानी है और ये पानी हल्का हल्का इसमें डालकर, और इसकी जो खाद हमने डाली है वो हल्की सी भीग जाए, गीली रहना चाहिए। ये इस तरीके से इसको पानी दे दें और इसको एक साइड में रख के अब दूसरे पोट को भी इसी तरीके से हम करेंगे। इसकी भी सॉइल को 2 इंच के करीब बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरीके से इसमें भी 4 टीस्पून के करीब ये डाल देंगे, चारों साइड बराबर एक्यूरेट। और इसको भी बराबर करके हल्की हल्की गुड़ाई कर दें इसकी। और इसमें ये हल्का सा ऊपर से इस खाद को ढक दें। और इसको भी अच्छी तरीके से इसकी खाद को गीला कर दें। तो इस तरीके से आप जिस पोट को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से आप ये फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बनाकर और इसको दे दें प्लांट के अंदर, तो बिल्कुल वैसे ही ग्रो करेगा जैसे कि आपने सॉइल के अंदर मिलाकर दिया है। अब ये पानी डाला है तो जो हमने खाद डाली है वो उसमें से पानी धुल के और नीचे रूट तक पहुंचेगा और वहाँ से भी ये काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू कर देगा। और ये ख़ास तौर से अब बरसातों में तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। जाके जो आप डाल रहा हूँ मैं, ये बरसातों में बहुत तेज़ इसकी ग्रोथ होगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कोडे से इसका मोटा हो जाएगा। अब साथियों, इस प्लांट की ये एक ब्रांच जो है सूख रही है, तो इस ब्रांच को हम निकाल देते हैं, नहीं तो ये पूरे में नीचे तक फैल जाएगी और पूरा प्लांट जो है वो गलने लगेगा। तो इस ब्रांच को जो सूख रही है इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं। इस तरीके से, और फिर इस ब्रांच को हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये यहाँ से गली हुई है और जहाँ तक आपको ये गली हुई दिखाई दे, अब ये बिल्कुल सही है, यहीं तक ये थी गली हुई। और इसके ऊपर फंगिसाइड को लगा दें। गली सड़ी कोई भी ब्रांच हो तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको फौरन
सही जगह पर से काट के और उसमें फंगिसाइड लगा दें इस टाइम पर, नहीं तो ये नीचे तक चली जाती है और पूरे प्लांट तक ये फैल जाती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से अपने प्लांट के अंदर आप ये मिक्सचर बनाकर फर्टिलाइज़र का ऑर्गेनिक और अपने प्लांटों को दें तो आपका प्लांट जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। अब हम इसके अंदर जब लीव्स निकल आएंगे तब हम इसके अंदर रासायनिक फर्टिलाइज़र भी देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे लीफ चाहिए है, क्योंकि लीव्स जब तक नहीं होंगे तो हम पानी भरपूर नहीं दे पाएंगे इसको, और भरपूर पानी चाहिए होता है रासायनिक खाद के लिए। यानी गमला गीला रहना चाहिए जब रासायनिक खाद पड़ी हो, और नहीं तो वो कोडेस को नुकसान दे जाता है और कोडेस जो है गलने लगता है और वो ओवरडोज हो जाता है एक तरीके से, और पूरी सॉइल गर्म हो जाती है। इसलिए उसको पानी देना बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी रासायनिक फर्टिलाइज़र दिया जाता है तो फ़ौरन पानी चाहे ऊपर से दीजिए और चाहे पहले दे दीजिए, फिर ऊपर से खाद डाल दीजिए, ताकि गीले मिट्टी के अंदर ही रासायनिक फर्टिलाइज़र दिया जाता है। और अब देखते हैं आगे हमारे जैसे ही हमारा फुटाव तो लगभग शुरू हो गया है, लेकिन लीव्स जो है बाहर निकलेंगे तभी ये पानी वगैरह पिएगा। अभी हम इसको पानी दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में दे रहे हैं पानी। हम ज़्यादा पानी देके कई मरतबा जो है वो अपने एडेनियम को गला चुके हैं, इसलिए अब हम थोड़ा थोड़ा ही पानी प्लांट को देते हैं, और उसके हिसाब से हमारा प्लांट सेफ रहता है और कभी प्लांट को नुकसान नहीं होता है। अच्छा, ज़्यादा पानी देने से फ्लावरिंग भी कम होती है। अगर नहीं भी मर रहा है प्लांट तो ज़्यादा पानी अगर हम प्लांट को दे रहे हैं तो उससे फ्लावरिंग कम होगी, और जितने प्लांट को पानी कम देंगे उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये भी एक बहुत वजह होती है कि फल या फूल हो तो उसको हम अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी दे देते हैं तो उसके अंदर जो है वो ग्रोथ तेज़ी से शुरू हो जाती है और फ्लावरिंग फिर कम होती है। इसलिए पानी को कम ही दें ताकि ग्रोथ स्लो हो और जो कलियां हैं वो भर के निकलियां हैं एकदम से। तो साथियों, इस तरीके से आप करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत आपका अच्छा प्लांट चलेगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।